हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, ये अपनी एग्जामिशन सीरीज चल रही है। जीएसटी का कल पहला पार्ट हुआ था एग्जामिशन सीरीज का, आज सेकंड पार्ट है। आईटीसी वगैरह के क्वेश्चंस देखते हैं सर, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आज कवर हो जाए। पहले आओ नीचे क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहे हैं सर। नोट दिया हुआ है सर, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। XYZ इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जामिशन, ठीक है, ये भी ठीक है। The annual return for the financial year 24-25 is filed on 15 September 2025। ये मेरे काम की डेट है, क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद मैं क्रेडिट तो ले ही नहीं सकता सर। क्रेडिट का टाइम पीरियड याद है ना सर, सेक्शन 16(4) में पढ़ते हो सर, क्रेडिट का टाइम पीरियड। तो देखो क्या बोला हुआ है। XYZ is engaged in the manufacturing of taxable goods. Compute the ITC available with XYZ for the month of October 2025 from the following particulars, ठीक है। हमेशा मंथ इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इनपुट ए 2 लाख रुपीज का जीएसटी है, जिसमें वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वॉज 20,000 इज मिसिंग। सर इनवॉइस नहीं है, सेक्शन 16 की कंडीशन नहीं है, क्रेडिट तो भूल जाओ सर। इनपुट बी 2,50,000 जीएसटी है सर। इनपुट वॉज रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर। सर हमने पढ़ा था जब भी गुड्स लॉट या इंस्टॉलमेंट में हो, तो जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट होता है तब क्रेडिट मिलती है, अभी तो नहीं मिलेगी। अगला, कैपिटल गुड्स 3 लाख रुपीज का जीएसटी सर। XYZ has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST and avail depreciation। सर जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया सर, आईटीसी नहीं मिलेगी। अगला, इनपुट सर्विस 4 लाख रुपीज, वन इनवॉइस डेटेड 20 January 2025 on which GST payable was 54,000 has been received in October। सर मैं तो एनुअल रिटर्न 15 सितंबर को फाइल कर चुका हूँ, उसके बाद इनपुट रिसीव्ड हुआ है, सेक्शन 16 पिक्चर में आ जाएगा। वन ऑफ द कंडीशन 4 में से सेटिस्फाइड नहीं है, 54,000 की क्रेडिट नहीं मिलेगी, बाकी की तो क्रेडिट दे देना सर। तो 54,000 इसमें से माइनस कर लेना सर, और बाकी की क्रेडिट दे देना। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ये रहा, देखो। ABC Limited, a registered supplier, is engaged in the manufacturing of dyeing machines. The company provide the following information pertaining to GST paid on the purchases made, input services availed by it during the month of September। सितंबर की कहानी है, नीचे पढ़ लेते सर क्या बोल रहे हैं। Determine the amount of ITC available to ABC Limited for the month of September by giving necessary explanation for treatment of various items। None of the expense incurred for staff was under statutory obligation। तो हमें कुछ मिलेगा सर। Sitting capacity of maxi cab was 13 excluding driver। आहा, हम तो सर बोले थे 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ये तो 13 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर है, तो मैक्सी कैब ऊपर होगा तो उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। चलो पढ़ते हैं। परचेज ऑफ 10 एप्पल आईपैड्स व्हिच वाज गिवन एज अ गिफ्ट टू द एम्प्लॉइज। हाँ, ये सब की क्रेडिट नहीं मिलती है सर, फ्री गिफ्ट्स वगैरह की नहीं मिलती है। पेमेंट फॉर मेंबरशिप क्लब स्टैट्यूटरी नहीं है सर, नीचे बोला सर कोई भी एक्सपेंस जो किया गया है वो स्टैट्यूटरी नहीं है। परचेज ऑफ मैक्सी कैब फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू एंड फ्रॉम ऑफिस होम टू ऑफिस। तो सर इस केस में हमने पढ़ के आया सर, भी नीचे पढ़े सर, मैक्सी कैब जो है वो 13 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर है, और हमने जो लिमिट पढ़ी थी एक्सीडिंग 13 होना चाहिए इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो इसकी क्रेडिट तो मिल जाएगी सर। अगला, परचेज ऑफ कैलेंडर एंड डायरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ न्यू ईयर कॉम्प्लीमेंट टू कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे सर, इसकी क्रेडिट क्यों दे दोगे सर? ठीक। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आरओ ट्रीटमेंट प्लांट इन फैक्ट्री, ये क्रेडिट मिल जाएगी सर, इसको हमने कभी ब्लॉक नहीं किया सर। पर्सनल वाली चीजें ब्लॉक्ड है, बाकी तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं है सर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। पहले नीचे तो कुछ दिया हुआ नहीं है नोट में, ठीक है। देखो, on 25th August 2024, Agrawal and Agrawal Limited, a registered supplier of the textile product located in Bangalore, Karnataka, purchased one machine for 12,39,000। ठीक है, जीएसटी इंक्लूडिंग है सर, इंक्लूडिंग आईजीएसटी, मतलब 18% जीएसटी है सर। तो 12,39,000, याद है बचपन की कहानी ऐसे करते थे सर, डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18 करेंगे तो जीएसटी का कंपोनेंट पता चल जाएगा, डिवाइड बाय 118 इंटू 18, तो ये आ रहा है सर 1,89,000 सर, ये जीएसटी का अमाउंट है ना। फ्रॉम वन सप्लायर ऑफ महाराष्ट्र हु इशूड इनवॉइस ऑन द सेम डेट। अच्छा, इनवॉइस भी 25 अगस्त को ही इशू है। अग्रवाल एंड अग्रवाल पुट द मशीन टू पुट यूज ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड आईटीसी, अवेल भी कर लिया, सेम डे पुट टू यूज भी हो गया, सब हो गया। Agrawal and Agrawal sold this machine after using the machine in the process of manufacturing of taxable goods for 7,50,000। मशीन बेच दिया सर, बेचना नहीं था, बेच दिया है।
एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी टू मिस्टर सुरेश कुमार ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 20 अगस्त 2025। तो क्रेडिट तो भाई ने पूरी ली होगी। अब 25 ऑफ अगस्त 2024 से लेके 20 अगस्त 2025 तक कितने क्वार्टर होंगे सर? 24-25 में अप्रैल मई जून हटा दो तो जुलाई अगस्त सितंबर, उधर के 3 क्वार्टर हो गए। फिर यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त। तो सर अगर क्वार्टर के बीच भी रहता तो पूरा पार्ट ऑफ द क्वार्टर, पार्ट क्या एक दिन भी रहता तो पूरा क्वार्टर काउंट कर देते हैं। तो 5 क्वार्टर इसने एसेट को यूज किया है। सर हमने बोला था सर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, तो सर 5 क्वार्टर्स इसने यूज किया है 5% के हिसाब से, मतलब 25% हम इसमें से माइनस कर लेंगे, -25%। तो ये हमारा आ जाएगा सर 141750। इतनी क्रेडिट हमें रिवर्स करनी चाहिए थी, बट हमने तो बेचा भी है सर, और बेचा है तो जीएसटी चार्ज भी किया होगा। तो इसमें 18% जीएसटी चार्ज किया है। कितना किया होगा? 7,50,000 इंटू 18%, सर 1,35,000 इतना चार्ज किया। तो सर दोनों में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, हायर जो होता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और हायर कितना है 141750, ये हायर है, इतना हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाएगा। सर हमारी तो लंका लग गई, क्यों बेचे, क्यों बेचे? मशीन बेचोगे तो यही होगा सर। आया समझ? और सर रजिस्ट्रेशन देखते, देखो क्वेश्चन नंबर 47। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 Z Limited started supply of goods in his proprietary firm and also set up a one-man company named Z Limited. He need your assistance to work out his aggregate turnover for the purpose of GST registration. Turnover detail for the month of July. तो वो हमसे जानना चाहता है सर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसका टर्नओवर डिटेल दिया हुआ है जुलाई के लिए सर। तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर इस फॉर्म दिया हुआ है, ये सर एक्सपोर्ट ऐड होता है, ये भी एक्सपोर्ट ऐड होगा सर। 100% ईओयू को सप्लाई करे तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। एक्सपोर्ट तो वैसे भी ऐड होगा, एग्जेम्प्ट ऐड होगा, नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन में कवर होता है तो आ जाएगा। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय द 1% कंपनी सेटअप इन द नेम, ये तो कंपनी का टर्नओवर हो जाएगा सर। ये कंपनी का टर्नओवर देखो समझो मेरी बात। जेड लिमिटेड जो है वो एक प्रोप्राइटर फर्म थी, बाद में कंपनी में कन्वर्ट हुई ना, तो एज अ प्रोप्राइटर ये वाला टर्नओवर नहीं आएगा, कंपनी के लिए टर्नओवर आएगा। वैल्यू सप्लाई ऑन विच जेड इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कभी नहीं आता। तो कितना हो जाएगा सर 31.5 प्लस 1.5 प्लस 2.6 भाई 2.6 प्लस 2.4 प्लस 3 प्लस 2.7, नहीं 2.7 क्यों आएगा 0, तो ये आ रहा है सर 41। यहां से यहां तक ऐड किया तो 41 आया प्रोप्राइटर का टर्नओवर। इसके बाद कंपनी का टर्नओवर 2.7 प्लस 2.7, तो टोटल टर्नओवर हो जाएगा 43.7। ये समझ आई बात, कहानी समझ आई सर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, महादेव एंटरप्राइजेज, a sole proprietor firm, opened a shopping complex dealing in the supply of goods at multiple location, हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा। ओ माय गॉड, ये त्रिपुरा बीच में कहां से आ गया सर? MMNT, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स के लिए सर 10 लाख की लिमिट है सर। तो ये त्रिपुरा होने के कारण सर इसकी लिमिट अब टर्नओवर की रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी हो गई सर? 10 लाख हो गई है। ये बड़ी बवाल चीज है सर। It has furnished the following detail relating to the sale made at multiple location for the month of June। चलो जून की कहानी दी हुई है सर। तो ये हिमाचल का दिया हुआ है, देखो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसको तो लेते हैं, एग्जेम्प्टेड भी लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सर रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए टर्नओवर के लिए इसको लेते हैं, बट अगर यही कंपोजिशन के लिए निकालता तो नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, इसको भी लेते हैं सर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग रीजन। डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेस इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। सर त्रिपुरा में काम कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है सर। क्या लायबल टू रजिस्टर्ड है? ऑब्वियस सी बात है। टर्नओवर तो देखो सर सब ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा जाएगा सर, ठीक है। अगला देखो, ध्यान रखने वाली बात है सर, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बोल रहे देखो, एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर योर आंसर इन वन विल चेंज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इफ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सर अगर सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई हिमाचल से हो रहा है, मान लो त्रिपुरा से नॉन टैक्सेबल हो रहा है, उत्तराखंड से नॉन टैक्सेबल हो रहा है, तो उस केस में इसके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 लाख। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाएगी सर।
क्योंकि इस केस में फिर हमारे पर त्रिपुरा वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी सर, क्योंकि त्रिपुरा से हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं सर, ठीक है। If Mother Enterprises is dealing in taxable supply of goods and services from Himachal हो गया तो 20 लाख की लिमिट। If Mahadev Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh and has also affected interstate है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात है सर, ये बात ध्यान होनी चाहिए सर। आया समझ, बैठा दिमाग में। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था, आई पर्सनली बिलीव ये क्वेश्चन मेरे को पसंद है, एक स्टूडेंट को एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना चाहिए। और टैक्स इनवॉइस देखेंगे सर, देखो क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इनवॉइसिंग प्रोविजन वुड द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड इज एप्लीकेबल ऑन इनवॉइसेस इशूड फॉर सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट। भाई ये तो एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट के केस में ये पूछ रहा है सर क्या डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट में कहा डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट B2C में जाती है सर, एक्सपोर्ट के केस में कहां पहुंच गए। देखो supply made for exports, those supplies are made on by a registered person to an unregistered person. However, e-invoicing requirement for treating the B2C dynamic QR code will not be applicable. सर एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट के केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर। अगला देखो PU बैंक इज प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एंड आल्सो एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ बुलियन। अच्छा, बैंकिंग सर्विस और बुलियन की भी सर्विसेज कर रहा है सर, मतलब बुलियन सप्लाई कर रहा है, सोने का बिस्किट। The aggregate turnover of the banking company in the preceding financial year was 50 crore. Is it required to issue e-invoice? नहीं ना सर, e-invoicing के लिए कुछ एक्सेप्शन दिए हुए थे, कुछ लोगों को हमने छोड़ा था, उसमें बैंकिंग थे सर, बैंकिंग वालों को छोड़ा था सर, ठीक है, बैंकिंग वालों को हमने e-invoice की रिक्वायरमेंट से छोड़ दिया था। अगला, whether e-invoicing is applicable for supplies made by a registered person whose aggregate turnover exceeds the prescribed threshold limit for the generation of e-invoice to the government। आहा, ये तो इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारा टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो उस केस में अगर हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं और हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में हमारे ऊपर ई इनवॉइस की लिमिट, ई इनवॉइस की जो लिमिट है अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो हमें ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि सर अगर हमने गवर्नमेंट को सप्लाई करा है तो क्या ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। क्योंकि सर वहां पर ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर, एग्जामिनेशन की लिस्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिया हुआ है ना सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आई पर्सनली थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, therefore government department or established or undertaking local authority PSU registered solely for the purpose of deducting TDS as per the provision are to be treated as a registered person। हमें उन्हें as a registered person treat करना है, and accordingly the registered person जिसका turnover exceed करता है prescribed threshold limit का for generation of e-invoice is required to issue e-invoice for the supplies made to such गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करते हैं तो इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोग, क्योंकि सर एक्सेप्शंस दिए हुए ना सर, जिन्हें ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमने गवर्नमेंट को भी सप्लाई किया तो ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल है सर। आ रही बात समझ? आओ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50, बीकानेर रेस्टोरेंट हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, डिस्कस द रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट टू बी मेंटेन्ड। अरे भाई कंपोजिशन वाला, इसको दो बुक्स है जो मेंटेन नहीं करना पड़ता। एक स्टॉक अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता क्योंकि इसकी स्टॉक वाइज डिटेल्स चाहिए ही नहीं सर हमें, क्योंकि इसको इनपुट की क्रेडिट हम देते नहीं, और टैक्स डिटेल मेंटेन नहीं करना पड़ता। नॉट टू बी मेंटेन लिखा है सर, ध्यान रखना है, स्टॉक अकाउंट और टैक्स डिटेल्स, ये दो चीजें हमें कंपोजिशन स्कीम वालों से नहीं चाहिए सर। अगला देखो, हैप्पी कंपनी इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड, इट हैज 3 स्टोर्स इलेक्ट्रिक गुड्स इन जोधपुर, नेमली राम स्टोर, श्याम स्टोर, मोहन स्टोर। It has received an order for supply of electric goods worth 1,40,000 exclusive of GST from Kishan Sons of Bhopal, Madhya Pradesh. Happy company found that the order worth 43,000 has been fulfilled by the company's Ram store. Order worth 45,000 has been fulfilled from Sham store, and remaining 52,000 has been sent from its Mohan store. All the 3 stores are instructed to issue separate invoices for the goods sent to Kishan Son. The goods are transported to Kishan Son in Bhopal in a single convenience owned by the ship transporter. You are required to advise Happy Company with regard to issue of e-way bill as per the provision. सर एक मिनट सुनो सर, अलग अलग जगह से गुड्स जा रहे हैं, हमें सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेपरेट इनवॉइस इशू करने के बाद सेपरेट ई-वे बिल बनेगा।
ऑब्वियस सी बात है सेपरेट ई वे बिल बनेगा, क्योंकि हर जगह से अलग अलग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सर, सप्लायर अलग अलग हो जाएंगे ना सर, डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लायर अलग अलग, तो हमें अलग अलग इनवॉइस अलग अलग ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग ई वे बिल इशू करने के लिए आप लिमिट चेक कर सकते हो कि इसमें 18% ऐड करो, कितना आ रहा है 43,000, 43,000 प्लस 18%, ये आ रहा है सर 50740। 50,000 से ज्यादा ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। 45,000 है, इसमें तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। 52,000 है, तीनों का अलग अलग ई वे बिल लगेगा। तीनों का मल्टीपल ई वे बिल जनरेट होने के बाद अगर एक ही गाड़ी में तीनों सामान जा रहे हैं तो उस केस में आप चाहो तो मल्टीपल ई वे बिल के बाद कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो, बना सकते हो। कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर चाहे तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल करवा सकता है, बट पहले तो आपको सेपरेट इनवॉइस और सेपरेट ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर एक ही गाड़ी में तीनों का सामान जा रहा है, एक ही आदमी को जा रहा है, तो आप चाहो तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो, चॉइस है, कंपलसरी नहीं है, चॉइस है। बट सेपरेट ई वे बिल बनाना, सेपरेट इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। आई बात समझ? बेटा दिमाग में? आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा पॉइंट था, मेरे को लगा अच्छा क्वेश्चन है सर। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस टीसीएस ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कवर अप करेंगे और बहुत सारी चीजें जो कवर अप करना है सर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करो आप लोग, लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।